जय हिंद साथियों, सभी का स्वागत है आज के जीएस जीके की सीरीज में। जी हां, आज हम लोग आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक की सीरीज लेकर आए हैं, जहां से परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम केवल प्रश्न के उत्तर ही नहीं बताएंगे, बल्कि हमेशा ये कोशिश करेंगे कि वहां से प्रश्नों को पढ़ा जाए जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये सीरीज आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस जीके विविध की सीरीज है और यहाँ पर एक एक करके हम सभी प्रश्न बैंक की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा कि भारत के निम्नलिखित में किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। जब बात महात्मा गांधी की आ जाती है तो आपको भी पता होगा कि महात्मा गांधी से प्राय सवाल आपकी परीक्षा में झोला भर भर के पूछे जाते हैं। और जब बात ऐसे सवालों की हो जाए तो भैया देर किस बात की, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा भावनगर से डांडी, जूनागढ़ से डांडी, राजकोट से डांडी, अहमदाबाद से डांडी, ये देखना इस प्रश्न का सबसे सही सबसे पहला जवाब कौन देता है। लेकिन वीडियो को शेयर सभी लोग करें अगर आपकी इच्छा हो तो। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आप लोगों ने बताया है। ज्यादातर लोगों के जवाब सही आए हैं, अहमदाबाद से डांडी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते ही हैं डांडी मार्च के नाम से। किस नाम से? डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। डांडी मार्च नामक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से होकर कहां से शुरू होती है? ये 12 मार्च से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी पूछ लिया जाता है कब से कब शुरू हुई। 12 मार्च 1930 से शुरू होती है और यात्रा कब तक चलती है? ये 6 अप्रैल तक चलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार इस सीरीज को पढ़ाया है। अप्रैल 1930 तक चलती है। अब आपको ये बताना है कुल यात्रा कितने दिन तक थी, ठीक है, और कितने अनुयायियों के साथ? महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ। अनुयायियों के साथ यात्रा क्या करते हैं? पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा फिर से एक सवाल है कि जो ये डांडी यात्रा थी ये कितने दिनों तक चली थी? सभी साथी जवाब देंगे। यह सीरीज आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम बढ़ते इसके एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कितने दिन तक यात्रा चली थी? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? याद रहे, प्रश्न पूछा जाता है, प्रधानमंत्री का चयन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि प्रधानमंत्री का क्या होता है। जल्दी जल्दी बताएं सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये लाइव क्लास चल रही है लर्निंग विद दुर्गेश पर। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख पा रहे हैं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चलिए, एकदम सही आप लोगों का जवाब आया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। इसी तरह से अगर आप लोग बने रहेंगे ना तो मजा आ जाएगा प्रश्न पढ़ने में। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके साथ साथ अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। और इसका जिक्र कहां पर दिया गया? इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में। अगर सवाल आपके आ जाए कि इसका जिक्र कहां पे है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अगर हम बात किया जाए तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मैं नियुक्ति की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम कैग कहते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और याद रहे, इनका जिक्र कहाँ किया गया? इनका जिक्र
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कैग की माने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 148 में किया गया है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के लिए समस्त वित्तीय कार्य प्रणाली पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निकाय नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का जो प्रावधान है, ठीक इसे कैग के नाम से भी जानते हैं, रट लीजिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर राष्ट्रपति आपके बात सामने कई बार है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हमने ये देखा कि जो मुख्य चुनाव आयोग होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आप लोग जरा बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कितने लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। डेली क्लास होती है, समय से आप लोग लाइव आ जाया करिए, सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, सभी लोग बताइएगा। जिले कितने हैं, अगर जिला पूछता कितना होगा तो मंडल कितने हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कितने जिले कितने मंडल हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ए होगा। 18 मतलब 18 मंडल। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में और 75 जिले हैं। तो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख पा रहे हैं हमारे साथ, हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, चकबंदी से क्या आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। क्या भूमि का एकीकरण करना, संपत्ति का एकीकरण करना, परिवार का एकीकरण करना, कर का समेकन करना? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी जवाब जरूर देंगे, क्योंकि जब परीक्षा में जवाब देते हैं तो ये समझ में आता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका जवाब आपको कितनी हद तक आ रहा है या कि आपकी तैयारी कितनी हद तक है। जैसे प्रायः क्या होता था, लोगों के पहले खेत दूर दूर थे, अलग अलग जगह थे, उनका रख रखाव करना, उनका कृषि योग्य के रूप में प्रयोग करना काफी कठिन हुआ करता था। उनको एक जगह कर दिया गया, इससे का मतलब उसे चकबंदी कहा जाता है, अर्थात भूमि का एकीकरण करना। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का जवाब ए दिया है तो जवाब पूरी तरह से सही है। अगला सवाल है आपके सामने, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावरी से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नमकीन नदी? चंबल, बनास, माही, लूड़ी? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। ये सारे सिलेक्शन वाले प्रश्न है और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो आपको पता है कि इस सीरीज को आपको हर हाल में पढ़नी है और अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जी हाँ, यहाँ पे जानते रहिएगा, भारत में लूड़ी नदी का नाम जी संस्कृत में लवणावरी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नमकीन नदी। यह मरुस्थली नदी है। कौन सी नदी है? यह एक मरुस्थली नदी है। यह एक मरुस्थली नदी का उदाहरण है। आपको पता है इसके और क्या क्या नाम है? जितने लोग लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं इसके अन्य नाम कितने जानते हैं। इसे लौणवती के नाम से जानते हैं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक, इसके अलावा इसे हम साकरी नदी के नाम से जानते हैं, इसे हम साकरी नदी कहते हैं, और इसे लवणाद्री नदी के नाम से जानते हैं। ये इतने नामों से जाना जाता है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल आपने सुना होगा, चंबल के डाकू। इसका प्राचीन नाम क्या है? चरमवाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है? चरमवाती इसका पुराना नाम है। चंबल का चरमवाती बहुत इसका पुराना नाम है। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंध, काली सिंधु, कुन्नू है। बनास नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात की नदी सीरीज पढ़ेंगे तब हम इसको फिर से पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में। इसकी जो सहायक नदी है कोठी, मासी, खारी, मोरेल है। माही नदी आपने सुना होगा, कई बार इसको मैंने जिक्र किया है। इसका भी सहायक नदियां हैं, जाखम, चाप, अनास है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विंग है जो दंगों जैसी स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, होम गार्ड, रैपिड एक्शन फोर्स। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को हम कहते हैं एनएसजी के नाम से जानते हैं। होम गार्ड तो आप जानते हैं, रैपिड एक्शन को हम किस नाम से जानते हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसमें से क्या होगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पे देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ।
रैपिड एक्शन फोर्स, इसका सही जवाब होगा डी। देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स विंग दंगों से निपटने के लिए बनाई गई है। इन्हीं के एक टुकड़ी है ये सीआर, अगर हम बात करें तो जो हमारी सीआरपीएफ होती है उसकी ही एक टुकड़ी के रूप में रैपिड एक्शन फोर्स होता है। हाँ, मकर रेखा को 2 बार काटती है महीने, एकदम सही जवाब है। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, अंत तक वीडियो के बना रहिएगा और आप देखिएगा आपकी पकड़ अभी तक जीएस में कितनी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, भर्ती नहीं आ रही है, तो भैया पहले ये भी देख लीजिए आपकी तैयारी अभी फिलहाल तक कितनी है। आगे है सवाल, इसमें अगर देखें सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि देखिए अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना हम इसी के साथ और आगे बढ़ेंगे, चीजों को बताते रहेंगे। सीआईएसएफ क्या है? अर्धसैनिक बल है, इसका मुख्य कार्य सरकारी कारखाना, सरकारी उपक्रम को सुरक्षा प्रदान करना। और एनएसजी है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत की एक यूनिट है जिसका उपयोग आतंकवाद गतिविधियों को निपटने के लिए होता है। होमगार्ड क्या है? एक भारतीय पुलिस सहायक के रूप में कार्य करने का काम करते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां स्थित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा संस्कृत तीर्थ है जो कहां पर है? एकदम सही आपने बताया है, दिल्ली में। कहां पर है? यह दिल्ली में है और यह दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। देखिए मुंबई की बात करें तो मुंबई में क्या है? सिद्धि विनायक मंदिर है। बंगलुरु की अगर बात करें तो धर्मराज स्वामी मंदिर है। पुणे में भीम शंकर मंदिर है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 के उपयोग में किया गया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसमें लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 के उपयोग में किया गया था। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पे लाइव सेशन में देख रहे हैं। जल्दी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, GSLV MK3। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो जवाब सही है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। देखिए यहां पर है PSLV 11, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। PSLV 11, इससे चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। इससे चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है, ये आपके लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए PSLV C-45 के बारे में जान लीजिएगा। इससे एमीसैट सैटेलाइट लॉन्च के साथ 28 विदेशी नैनो उपग्रह को 3 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया था। आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल है आपके सामने, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके, कनाडा, अमेरिका, जापान। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? यह परीक्षा में पूछा जाता है। जीएसटी दिवस 1 जुलाई कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका सुझाव किसने दिया था? अगर सुझाव की बात की जाए, सुझाव केलकर समिति ने। केलकर समिति ने जीएसटी का सुझाव दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रटने वाली टॉपिक है। और ये कहां से लिया गया? जीएसटी का दोहरा मॉडल कनाडा से चुना गया। कहां से? कनाडा से चुना गया है। ठीक है, और संविधान के लिए अनुच्छेद की बात करें किस अनुच्छेद में है तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 279 क या ए में जीएसटी परिषद के गठन किया गया है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है और अच्छी स्कोर करने। जीएस अपने आप में अथाह सागर होता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप लोग पूरे मनोयोग के साथ इस क्लास में जुड़े रहिएगा। अगला है, कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहां स्थित है? मुंबई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर। केंद्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए यह मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर है? मुंबई के महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर आप जानते हैं नागपुर में क्या है तो नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है। नागपुर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है। और राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे, जी हाँ याद रखिएगा, राजस्थान कृषि
विपणन अनुसंधान संस्थान है जयपुर राजस्थान में। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। क्लास के साथ साथ आपकी एक बढ़िया बेहतरीन नोट्स बन जाएगी। आप लोग प्रतिदिन क्लास में समय से लाइव आया करिए। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है सीएपीएफ सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता के प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप में अपने सामान्य अर्थ का प्रयोग करते हुए बताइए। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पे होगा 3। क्या होगा? 3 होती हैं, 3 ट्रॉफी प्रदान की जाती है। निम्नलिखित में किसकी यौगिक कंपाउंड आंखों में होती है? ड्रैगन मक्खी, कबूतर, मेढक, टूना मछली। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके दिए गए सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने ढेर सारे सवाल बनकर आएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ड्रैगन मक्खी। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ड्रैगन मक्खी होगा। देखिए, यौगिक आंखों कीटों को क्रस्टेशिया जैसे आर्थ्रोपोडों में दृष्टिबोध का एक शारीरिक अंग होता है। ड्रैगन मक्खी कंपाउंड आंख पाई जाती है। ठीक है। कबूतर के बारे में अगर कुछ जानना हो तो जान लीजिएगा। कबूतर पूरे विश्व में पाया जाने वाला पक्षी है। ये नियत ताप पे उड़ने वाला पक्षी है। मेढक के बारे में जान लीजिए, थोड़ा आप लोग जानते ही होंगे। ये उभयचर है और पानी और जगह दोनों पर रहता है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। टूना मछली, ये खारे पानी में निवास करने वाली मछली है। कहाँ पे? खारे पानी में निवास करने वाली मछली है। और यह मांसपेशीय ऊतकों का रंग गुलाबी से लेकर गहरा लाल होता है। हम आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता ने नेतृत्व लड़ा था? जयपाल सिंह, चूनाराम महतो, रामनाथ सोरेन, राम भगत। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। देखिए, 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को कहां से शुरू हुआ था? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। कौन सा प्रस्ताव? वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि होती है। और यही थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। और आंदोलन शुरू होता है 9/8/1942 से प्रारंभ होता है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब से होता है तो 9 अगस्त से प्रारंभ होता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर फिर से है। आते हैं चूनाराम महतो। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? चूनाराम महतो। क्या होगा? चूनाराम महतो। इन्होंने झारखंड से किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कितने सदस्य होते हैं? सभी साथी जवाब जरूर देंगे। ठीक है। इसमें देखिए 7 सदस्य होते हैं। इसमें विकल्प में ध्यान दीजिएगा। विकल्प ई हम बना लेते हैं। 7 सदस्य। ठीक है। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। लिख लीजिएगा, याद के लिए विकल्प में यहाँ पे नहीं है। ठीक। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। चलते हैं आगे अपने प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा 7। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में पढ़े और सही विकल्प चुने। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुने। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। यह चोल वंश समृद्ध गंगा नदी घाटी में उत्पन्न हुआ।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। बताइए एक बार कमेंट करके। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सही है और दो गलत है। देखिए पहला सही और दूसरा गलत। ये सही है और ये गलत है। कैसे? देखिए चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का एक सशक्त राजवंश था और यह चोल वंश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पर शासन किया। यह पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य पूर्वी तट पर था। इसकी राजधानी उरायूर थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यह गलत है और यह यहाँ पे सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो बी होगा। आजकल आपने देखा होगा परीक्षा में ट्रेंड जो है, इस तरह के प्रश्नों की ट्रेंड बहुत ज्यादा है, कूट वाले। कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, अपडेट। बताइए सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। देखिए आप लोग डेली क्लास में समय से जुड़िए, डेली, तभी आप लोग को देखिए इस सारे क्लास की इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। कौन सा शब्द अनचाही ईमेल से संबंधित है? स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट करके जवाब जरूर दें। स्पैम, न्यूज ग्रुप, बैकबोन, अपडेट्स, एकदम आसान प्रश्न है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाँ, स्पैम शब्द जो है वो अनचाहे ईमेल से है। न्यूज ग्रुप आपको पता ही होगा, न्यूज ग्रुप क्या है? विशेष कंप्यूटर पे संदेश का एक अलग समूह संग्रह होता है। बैकबोन क्या होता है? ये डाटा कैरी करता है। क्या करता है? डाटा कैरी करता है। लिख लीजिएगा, डाटा कैरी करता है। अपडेट्स क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर की छोटी सी फाइल होती है जो उपयोगकर्ता या यूजर को सुविधा प्रदान करने के लिए समय अनुसार उनको दिया जाता है। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, एविकल्चर, मोरिकल्चर, विटिकल्चर। सभी लोग जरूर बताइएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीट। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। एविकल्चर किससे संबंधित है? फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइएगा। पक्षी पालन। कौन सा? पक्षी पालन। वो भी कौन सा? जंगली पक्षी पालन। मोरिकल्चर क्या है? रेशम कीट हेतु शहतूत। रेशम कीट के लिए शहतूत, ये लिखते चलिएगा। विटिकल्चर क्या है? आपके अंगूर उत्पादन से। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें तो डी होगा। वर्मीकल्चर क्या, कोई बता सकता है? वर्मीकल्चर, वर्मीकल्चर कमेंट करके बताइएगा। केचुआ, ये परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। ठीक है। पीसी कल्चर, कमेंट करके बताइएगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। ठीक। ओलिगो कल्चर, ओलिगो कल्चर, इसका संबंध किससे है? ओलिगो कल्चर का संबंध किससे है? जैतून उत्पादन, जैतून उत्पादन से है। अब सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगी तो सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपके ढेर सारे प्रश्न बैंक तैयार हो जाएंगे और आप डेली क्लास में समय से आया करिए, आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ गया सबको? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, पूछ ले। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस, सभी जगह। किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। देखिए जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम आईबी के नाम से जानते हैं, जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुलिस पदक दिया जाता है। यह आंतरिक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना अगर देखा जाए 1887 में किया गया था। इसका मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो नई दिल्ली है। नई दिल्ली आईबी का हेडक्वार्टर और मुख्यालय। ठीक है। द इंडियन पुलिस फाउंडेशन, यह संस्थान अनुसंधान, क्षमता निर्माण, नीति, सामर्थ्य और माध्यम से पुलिस सुधार के लिए व्यवस्था करने का काम करती है। आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है?
नाम लो सर जी, नाम तो ले रहे हैं ना, ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। बताइए कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? ये मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे, विज्ञान वाली सीरीज पढ़ेगी तो उसमें हमने पूरा पढ़ा दिया है। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। स्टोनशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यहाँ पर क्या हो गया? बेरियम क्लोराइड। ये आतिशबाजी के समय हरा रंग प्रदर्शित करता है। अगला है स्टेनोसियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग कहाँ होता है बता सकता है? इसके लिए आतिशबाजी में लालिमा के लिए, लालिमा रंग के लिए, देखिए आतिशबाजी में ही लालिमा रंग के लिए स्टेनोसियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो यह चिली साल्टपीटर इसे कहते हैं। यह है NaNO3। इसे क्या इस नाम से जाना जाता है? चिली सॉल्टपीटर, चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2। ठीक है, ये क्या है? ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है? देखिए कार्बोनेट हो गया ये, अर्थात ये लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है, लाल रंग के लिए। ठीक है, अब जरा कमेंट करके पूछिए कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो पहले पूछ ले, तब हम आगे बढ़े, क्योंकि मैंने बार बार बताया मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है। अब की बार एक सीट हमार। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? कमेंट करिएगा सभी साथी। किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 सितंबर, 21 सितंबर, 2 सितंबर, 28 सितंबर। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। 15 सितंबर क्या मनाया जाता है? हिंदी राजभाषा दिवस। ठीक है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर क्या मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस। 28 सितंबर क्या मनाया जाता है? रेबीज दिवस, विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख ले, सभी लोग इसको याद कर ले। फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल आता है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर पूछेंगे। हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ एक और अगले सवाल की तरफ, एक और अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ाता है, बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांकन बिंदु को कम करता है, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांकन बिंदु को कम करता है, उष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं में की गतिज ऊर्जा बढ़ाता है। सभी साथी जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर या करें या ना करें, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। बर्फ की सतह पर पानी के हिमांकन बिंदु को कम करता है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है, इसके जवाब पूरी तरह से सही है। रट लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं। अरे सर्दियों के दौरान बर्फ पर नमक डालने से बर्फ की सतह का हिमांकन बिंदु से कम हो जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। ठीक है। अगला, ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान में के लिए दिया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग। ग्रेमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेल, साहित्य, संगीत, औषधि। ग्रेमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। यह रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर हम बात करें खेल के लिए तो आप जानते हैं द्रोणाचार्य, अर्जुन खेल, ध्यानचंद खेल पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। औषधि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के लिए ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ये साहित्य के लिए है। चीनी मुद्रा को क्या कहते हैं बताइए? चीनी मुद्रा मतलब वो नहीं जो जिसकी चाय बनती है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर, रुपया, रेमबी, पाउंड। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम सही, आपने विकल्प सी बताया। डॉलर कहाँ की है आप तो जानते हैं, डॉलर। रुपया भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस है। पाउंड लेबनान, साइप्रस, सीरिया में इसकी पाउंड है।
मैंने पढ़ाया है और आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लें। हम इसके साथ और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, कौन सा कथन सही है। जितने लोग वीडियो में लाइव हैं जरा कमेंट करके अटेंडेंस लगा दें, ताकि हम लोग ये जान लें कि रोज कितने ऐसे रहते हैं जो डेली क्लास में समय से पहुंच जाते हैं। सभी लोग जरा हाँ अटेंडेंस लगाते चले, ताकि हम लोग लिखें कि कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन क्लास में लाइव रहते हैं। आपके लिए स्पेशल सीरीज आ रही है जीएस की, और आप लोग उसे देखना ना भूलिएगा। इसीलिए आप लोग यूट्यूब पर जुड़े रहिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे सभी जगह। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 1947 के बाद बोर्ड ऑफ न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता है, न्यायिक विंग को लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते हैं। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या होगा, देखिए 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता है और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यह आपका कथन यहाँ पे क्या है, सही है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, आपके दिमाग में अगर नाम आया है, इसका मतलब सही है। हाजिरी लगा रहे सर जी, नाम आपका लिखा ही नहीं है। प्रीतम, बीना, राही, सवितानंद मिश्रा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है अर्मेनिया की मुद्रा क्या। देखिए, एक मुद्रा सवाल, एक राजधानी सवाल, ये एकदम कॉमन मतलब कॉमन प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं, ड्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया। सभी साथी जरूर बताएंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। फटाफट कमेंट करके बताइएगा जी। अर्मेनिया की मुद्रा का नाम क्या है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ट्राम है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है, ड्राम नहीं ट्राम है। ठीक है, ट्राम है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ट्राम है। इसकी राजधानी क्या है, एरेवन। इसकी राजधानी एरेवन, एरेवन राजधानी है। एरेवन क्या राजधानी अर्मेनिया की है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब आपको ये तो पता होगा ग्राम, ये ग्राम क्या है, मिली सेंटी डेसीग्राम। रुपया कहाँ का है, डॉलर कहाँ का है। कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सभी लोग जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सभी साथी जवाब जरूर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पेज पे या वीडियो यूट्यूब पर, आप सभी के लिए लाइव चल रहा है, क्योंकि अभी की बार एक से ढमार। सभी साथी जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, कोंगका, लिपुलेख, खारदोग दर्रा, नलक दर्रा, बताइए कहां कौन सा। देखिए लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे, लिपुलेख जो दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, थामला दर्रा, सांग चाकेला, नीलंग दर्रा, मुलिन दर्रा दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। कोगंग दर्रा ये पूछता, ये लद्दाख में है। ये कहां पर, लद्दाख में है, रख लीजिएगा। खारदोंग दर्रा कहां पर है, खारदोंग ये भी लद्दाख में है। ये भी कहां पे है, लद्दाख में। लनक दर्रा कहां पर है, बताइए, लनक ये भी लद्दाख में, ये भी। एकदम रट लीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है। नाथुला सिक्किम में, नाथुला कहां पर है, सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला। आगे चलते, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सब लोग रख लीजिएगा, सब लोग अपने पास इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला सवाल, किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया, भारत, चीन, अमेरिका, रूस। जवाब सभी लोग दीजिएगा, किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, आप सभी लोग डेली क्लास अगर आपको पढ़ना है, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। सभी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पर अपने कोई भी सवाल होगा आप इंस्टाग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश की टीम से पूछ सकते हैं। मेरी भी आईडी है दुर्गेश जायसवाल सर इंस्टाग्राम पे, उसे भी फॉलो कर सकते हैं आप। देखिए, आप क्लास नोट से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। ये ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर है।
ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चलती है। ठीक है, आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। नोट से संबंधित सभी क्लास आपको यहां से मिल जाएंगे। यहां पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रूस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? रूस। एकेडमिक लोमोनोसोव, इसका नाम भी लिख लीजिएगा। एकेडमिक लोमोनोसोव, एकदम रट लीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। डेली क्लास में आप लोग समय से बने रहिएगा। क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं जरा बताइए ये क्लास कितने लोग को समझ में आ रही है? जितने लोग को समझ में आ रहा है वही लिखे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वन या लिखेंगे। और हाँ, कम से कम अपने 10 साथी मित्रों को बताइएगा, जितने भी साथी मित्र हैं, कि क्लास कितने बजे चलती है, क्लास कैसी होती है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं कि नहीं। हम वही पढ़ाते हैं जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। आप हर परीक्षा के पेपर के बाद देख लीजिएगा 80% जीएस के सवाल ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट से और हमारे क्लास से आपको मिलते हैं। इस बात की गारंटी 70 से 80% सवाल हुबहू आपको मिलते हैं। और ये बड़ी बात है इसलिए कि आप मेहनत करते हैं, आप साथ दीजिए, हम आपको परिणाम जरूर देंगे। बस अपना बेहतर देते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप सभी का थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी अब की बार टेट पार करने की तैयारी कर रहे हैं? चाहे कोई भी हो परीक्षा, अब टेट, सी टेट, रीट, MP टेट आदि सभी राज्यों की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर हम आपके लिए लाए हैं सारे विषयों की महत्वपूर्ण नोट्स। स्टेट, NCERT और प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर डिजाइन किए गए हैं ताकि इस बार आपका सरकारी शिक्षक या शिक्षिका बनने का सपना साकार हो जाए। अब की बार टेट पार, सुपर टेट, KVS और रीट मेंस एग्जाम के नोट्स भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 63063 44367, 73551 79012 या 73988 83002 पर। एड्रेस जौनपुर, UP।